हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे निक वॉकर की। तो देखो, निक वॉकर की है लेटेस्ट ऑफ सीजन अपडेट एंड यहाँ पर निक अपना चेक इन के तौर पे फिजिक अपडेट शेयर कर रहे थे काइली विल्किस के साथ, जो कि उनके न्यू कोच हैं। एंड निक इज एट दिस पॉइंट गाइस 288 पाउंड्स, यस 288 पाउंड्स, विच इज रियली मैसिव कंसिडरिंग हिज हाइट। क्योंकि आप जानते हो इनकी हाइट डेरेक और हार्डी जितनी है, मतलब उनसे आधा 1 इंच लंबी होगी, ज्यादा होगी, उससे ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। और उसके बाद भी गाइस ही इज नॉट आउट ऑफ शेप। यस, यहाँ पर देखो सिग्नेचर निक वाली कंडीशनिंग हमें नहीं देखने को मिलेगी, बट उसके बाद भी ही स्टिल प्रीटी टाइट एंड इन अ सॉलिड डिसेंट शेप गाइस। बट निक के लिए मुश्किलें अब इसके बाद भी गाइस थोड़ी सी और बढ़ती जा रही हैं, और वो इसलिए गाइस क्योंकि अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट हुआ था जहां पर फॉयद आबिद ने स्टीव वाइनबर्गर से एक क्वेश्चन पूछा कि क्या आपको लगता है निक के चांसेस अब मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीतने के हैं। तो यहाँ पर देखो स्टीव ने एज अ हेड जज बिल्कुल क्लियरली तो नहीं बोला, बट जो उन्होंने बोला उसका मतलब बहुत ज़्यादा समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर स्टीव ने जवाब दिया, ही लव अ रफ रोड अहेड ऑफ हिम। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप समझदार हो गए, आप खुद समझ सकते हो। बाकी स्टीव वाइनबर्गर इस पोजीशन में होने के बाद भी इस तरह के कमेंट पास करते हुए अच्छे नहीं लगते। मतलब आप सारे एथलीट्स को एक तरह से जज कर रहे हो, आप पहले से ही किसी की इंप्रूवमेंट्स के बिना, किसी के स्टेज पर आने से पहले इस तरह के कमेंट पास ना करो तो आपके लिए बेटर है। बट उसके बाद निक से जब स्टोरी में यही चीज़ किसी ने पूछी कि भाई स्टीव ने आपके बारे में ये कॉमेंट पास करा है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है, तो निक ने भी इस बारे में काफ़ी स्ट्रांगली, काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड करा कि आई एम ऑलवेज हैविंग अ रफ रोड। तो मेरे लिए मुश्किलें हमेशा से ऐसी रही हैं, रास्ते हमेशा इतने कठिन रहे, लोगों ने मुझ पर हमेशा डाउट करा है, बट उसके बाद भी आई हैव प्रिवेल्ड। यस, उसके बाद भी मैंने परफॉर्म करा है, लोगों के मुंह बंद करे हैं, और इस चीज़ को करना मैं भी बंद नहीं करूँगा। बाकी देखो निक की अगर फिजिक अपडेट की बात करें, यहाँ पर मसल मास काफ़ी ज़बरदस्त दिख रही है, लेग्स भी थोड़े से इंप्रूव लग रहे हैं, बट उसके बाद भी गाइस लेग्स में मुझे लग रहा है आई थिंक इनको इस बार वही कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, हर चीज़ यूज़ करनी चाहिए। अगर लेग्स उस लेवल पर नहीं ब्रॉटअप हो पा रहा है, तो देखो कितने दूसरे एथलीट्स भी ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं, राइट। कितने ज़्यादा पीडीज वगैरह के साथ साथ दूसरे भी इनहैंसिंग ड्रग्स वगैरह, इनहैंसिंग ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो इनको भी करना चाहिए। देखो हार्डी के हमेशा शोल्डर्स में, डेल्ट्स में बात करी जाती है, लैट्स में बात करी गई यहाँ पे डेरेक के बारे में। तो ऐसे बहुत सारे एथलीट्स हैं, यहाँ पर हम एंड्रू के बारे में भी सुनते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा। प्लस अगर आपको इस श्रेणी में बने रहना है, साथ में ऐसा ही परफॉर्म करना है, अपने लेग्स को उस लेवल पर ब्रॉटअप करना है, और आप पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हो गाइस। अपने लेग्स के सेशन देखो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये लेग्स को ट्रेन करते हुए दिख रहे हो। इनका माइंड मसल कनेक्शन, आप फोकस जो देखते हो, डिटर्मिनेशन देखते हो ट्रेनिंग करते हुए, वो तो अनमैच्ड है, उसको मैच करना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद भी इफ़ यू आर नॉट बीइंग एबल टू डू द प्रोग्रेस, मेक द प्रोग्रेस, तो मेरे हिसाब से ऑयल वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, थोड़ा बहुत रेमी वगैरह ने भी यूज़ करा है, उस लेवल पे आप कुछ ट्राई कर सकते हो। बट हाँ गाइस, उसके बाद भी इस सीज़न की अगर बात करूँ, 288 पाउंड्स के होने के बाद भी इन्होंने प्लान करा है कि मैं मल्टीपल शोज़ में इस बार कम्पीट करूँगा। यस, 1-2 शोज़ नहीं बल्कि 3-4 शोज़ इन्होंने नाम ले रखे थे, वहाँ पर ये कम्पीट करने का प्लान कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर गाइज ही विल हैव टू कन्विंस हिज फैंस। यस, इनको देखो अपने फैंस को मनाना पड़ेगा जो एक तरह से रूट गए हैं। देखो एक्चुअल फैंस कहीं नहीं गए, मैं भी कहीं नहीं गया, बहुत सारे फैंस और भी हैं जो अभी भी इनमें बिलीव करते हैं, बट हाँ जिस तरह की चीज़ें हुई लास्ट 2 सालों में, उससे थोड़े रूट तो ज़रूर गए हैं। तो इसके बाद इनको कोशिश करनी होगी कि भाई ऐसी परफॉर्मेंस दें कि स्टेटमेंट बना दें और अपने फैंस को दोबारा से एक तरफ ले आएँ। और साथ में गाइस जब भी अनाउंस करेंगे कि मैं कंपीट करने वाला हूँ, तो फिर से एक तरह से हाइप बन जाएगी इनकी। अभी तो फैंस रूठे बैठे हैं, लेकिन वो बात भी एक अलग है कि इनको स्टेज पर देखने के लिए लोग तरसते हैं, तो वो चीज़ इनके साथ होगी। बट इसके साथ में गाइस एक क्वेश्चन मेरे माइंड में ये भी आ रहा था कि क्या आपको लगता है निक को थोड़ा सा पेनलाइज करा जाएगा इस चीज़ के लिए कि लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया से उन्होंने पुल आउट कर लिया था, चाहे एंड में ही सही बट कर लिया था, तो उस वजह से कहीं उनको सज़ा तो नहीं देगा आईबीबी। तो हो सकता है मैन, इस चीज़ का एक डर तो देखो बना ही रहेगा। आईबीबी के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीज़ बनी ही रहती है हमेशा, हमने बिग रैमी के साथ भी होता हुआ देखा ये। बट जिस तरह से देखो मार्टिन फिट्जवाटर यहाँ पर जीते हैं क्रिस बमस्टेड से प्राग प्रो के अंदर, उससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि बॉडी बिल्डिंग अभी भी एक मसल कॉन्टेस्ट ही है। ओपन डिवीजन की बात करोगे तो आपका मसल मास, आपका फ्रीक फैक्टर वहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, और एक इसी जगह पर निक के लिए एक अच्छा स्पॉट तो बन जाता है। अनफॉर्चुनेटली गाइस निक के लिए रास्ता अब सिर्फ वही बचता है कि इनको भाई प्रूव करना पड़ेगा खुद को, और फिर से वैसे ही आना पड़ेगा जैसे कि हमेशा आते हैं, टू शो अप अनडिनाइबल, और वहाँ पर बिल्कुल इस तरह से हो जाए कि लोग इनको डिनाई नहीं कर पाएँ। बाकी लेग्स आई थिंक कुछ टाइम और ट्राई कर सकते हैं ये इस तरह से ग्रो करने का, उसके बाद ऑयल वगैरह यूज़ करने का ट्राई कर सकते हैं। बट ही मस्ट ट्राई एवरीथिंग गाइस, जैसा मैंने पहले भी बोला, साम दाम दंड भेद हर चीज़ यूज़ करनी चाहिए, बिकॉज एवरीवन हैज़ बीन डूइंग इट। ये ऐसा नहीं है कि आप यूज़ नहीं करोगे तो आप अलग श्रेणी में आ जाओगे, नहीं, सब कर रहे हैं भाई, सब चीज़ें यूज़ करते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने मसल्स को ब्रिंग अप करने के लिए। तो अगर आपके वैसे नहीं हो पा रहा है, आप भी करो, बिकॉज एवरीवन एल्स हैज़ बीन डूइंग इट। अगर आप ऐसा सोचो कि भाई मैं नहीं करूँगा,
तो इसका आपको कोई एडवांटेज अलग से नहीं जाएगा, बिकॉज कोई और तो रुकेगा नहीं आपको ये सोच के कि भाई निक यूज़ नहीं कर रहा है तो मैं भी यूज़ नहीं करता, नहीं, हर कोई करेगा, तो आप भी कर सकते हो तो करो भाई। एनीवेज अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें गाइस तो वो है सैमसन लॉर्डा की, एंड ही इज़ लुकिंग रियली मैसिव अपनी इस अपडेट के अंदर। यहाँ पर देखो रिबाउंड फेज के अंदर ये भी चल रहा है, अनडाउटेडली गाइस, अनडाउटेडली ही इज़ द बिगेस्ट बॉडी बिल्डर ऑफ करेंट टाइम। मतलब डेरेक और हार्डी तो हाफ साइज के लगेंगे इनके इस टाइम पे इस रिबाउंड फेज के सामने। एंड ये गेम गाइस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंप्रूवमेंट्स का है। यस देखो टाइटल इन्होंने जीत लिया है, सबसे बड़ा टाइटल, सबसे प्रेस्टिजियस टाइटल, लेकिन उसके बाद भी ही नीड्स टू कीप इम्प्रूविंग एट द सेम टाइम। देखो स्टीव वाइनबर्गर ने उसी पॉडकास्ट के अंदर फॉयद आबिद के पूछने पे, जब फॉयद आबिद ने भी ये पूछा, Can you ask Steve if he ever thinks there will be another long reigning Mr. Olympia? I don't think so. Do you think Samson Not could the way be? it is right now. Do you think Samson could be that guy? If Andrew Jack puts it together, I'd like to see those two together. Yeah, I think honestly, potential-wise, those two are the best. Potential. Yeah. I'm not saying, you don't know if Samson could put it together, in the same condition and even better condition, because these other guys weren't at their best. Some of them. Right. He's got to get better too. It's very hard to be consistent. कि भाई क्या आपको लगता है कि सैमसन लॉर्डा या फिर कोई और चैंपियन अभी इसे लंबे टाइम तक टाइटल को रिटेन कर सकता है? सो इन्होंने कहा आई डोंट थिंक सो कोई भी रेनिंग चैंपियन इतने लंबे टाइम तक इसको कैरी कर पाएगा। ही सेड अगर एंड्रू ने भी थोड़ी प्रोग्रेस कर ली और अगर यहाँ पर साथ के साथ सैमसन लॉर्डा ने अपनी प्रोग्रेस को जारी रखा, अपनी इंप्रूवमेंट्स को जारी रखा, तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये दोनों टॉप 2 में बने रहें काफ़ी लंबे टाइम तक। लेकिन अभी के हिसाब से ये चीज़ नहीं दिखती। इस चीज़ में कंसिस्टेंसी चाहिए और यही चीज़ सैमसन को भी लानी पड़ेगी क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। सो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया गाइस कि थोड़ी सी भी अगर इंप्रूवमेंट्स में कमी होगी ना, या थोड़ा सा भी आपका पैकेज डाउन होगा, तो जजेस फॉरन दूसरे चैंपियन की तरफ मूव कर जाएंगे, दूसरे कंटेंडर की तरफ मूव कर जाएंगे। देखो पहले की अगर शोज़ की बात करें, अभी से 5, 6, 7 साल पहले की बात करें, लगातार एक रेंज चलाते थे मिस्टर ओलंपियास, मतलब 6 टाइटल, 7 टाइटल, 8 टाइटल। तो उस बार हम देखते थे कभी कभी उनका पैकेज डाउन होता था और क्वेश्चंस होते थे कि भाई इनका पैकेज उस हिसाब से नहीं है, लास्ट ईयर से थोड़ा सा लैग कर गया वगैरह वगैरह। उसके बाद भी उनको टाइटल मिल जाता था। लेकिन इस बार तो इट इज़ वेरी क्लियर गाइस कि आप स्लाइटली लैग करोगे एंड यू विल लूज इट। नेक्स्ट बेस्ट पर्सन को टाइटल चला जाएगा। जजेस आपको बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे, वो नहीं देखेंगे लास्ट ईयर आपने जीता था या लास्ट ईयर से आपका पैकेज थोड़ा सा ही डाउन है जबकि आप बाकी सबसे इंक्लूड हो, वो चीज़ नहीं देखी जाएगी। बट आई होप गाइस सैमसन यहाँ पर अपने मिड सेक्शन को थोड़ा सा बनाए रखें, बिकॉज मिड सेक्शन इनका थोड़ा सा मुझे लैग करता हुआ, मतलब वही ब्लोटेड वाला जो हम लास्ट कुछ टाइम से देखते आ रहे हैं, वो चीज़ बढ़ती जा रही है। उसके अलावा ही इज़ लुकिंग मैसिव एवरीवेयर। मैंने हमेशा बोला है गाइस, इवन तो इनकी कंडीशनिंग उस लेवल पर फिक्स नहीं थी या नहीं है, उसके बाद भी सैमसन हैज़ दैट पर्सनैलिटी गाइस जो मिस्टर ओलंपिया में होनी चाहिए। मिस्टर ओलंपिया की पर्सनैलिटी में हमेशा से बोलता हूँ, एंड्रू जैक, सैमसन वगैरह ये देखने में ही दूर से दिखते हैं कि वर्ल्ड्स बेस्ट फिजिक्स है ये, और वो चीज़ मैं हमेशा से देखना चाहता था। बाकी 5 वीक्स हुए अभी ऑफ सीजन में इनको, एंड ही इज़ ऑलरेडी एट 330 पाउंड्स। यस अगर देखो इन्होंने किसी तरह से एक फुल ऑफ सीजन ले लिया भाई, तो इनका साइज अलग ही लेवल पे हुआ है। 350-360 पाउंड्स को भी पुश कर सकते हैं जिस स्पीड से इनकी इंप्रूवमेंट्स होती हैं, और अभी भी इनका इंप्रूवमेंट का ग्राफ कहीं से भी रुका नहीं है। बस अपनी बैक को इनको थोड़ा सा और ब्रॉटअप करना है, एंड उसके बाद गाइस 2-3 टाइटल्स ये आराम से ले ही जाएंगे। बाकी सैमसन इज लुकिंग रियली मॉन्स्ट्रस हियर। आई बिलीव हमने अब तक बेस्ट सैमसन का भी नहीं देखा, जैसे मैं कल बात कर रहा था डेरिक के बारे में, वैसे ही गाइस सैमसन का भी बेस्ट पैकेज अब तक हमने विटनेस नहीं करा है, तो दैट इज़ अबाउट टू कम। अगर ये अपनी कंडीशनिंग को थोड़ा सा भी इंप्रूव कर लेना, ही विल बी अनटचेबल। हर चीज़ इनकी तरफ जा रही है गाइस, हर चीज़ ना इनकी तरफ सपोर्ट कर रही है जो इनको एक लंबे टाइम का चैंपियन बनाए रख सकती है। तो अगर आप चाहते हो इस बारे में वीडियो बनाऊं कि इनको कौन बीट कर सकता है, तो मेरे माइंड में एक ही नाम है गाइस, मैं उस बारे में उस वीडियो के अंदर बता दूंगा, बट कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना अगर आप ऐसा वीडियो देखना चाहते हो। बट ही इज़ बिन कम्पीटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट एनी ब्रेक गाइस, और ये चीज़ें इनके लिए गलत जा सकती है। मेरे हिसाब से इनको रेस्ट करना चाहिए भाई, एक के बाद एक शोज़ में कम्पीट करते रहते हैं। एक सीजन में 4-5 शोज़ में कम्पीट करते हैं, आपकी बॉडी देखो आपको लग रहा है अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है, बट कभी ना कभी वो एक अच्छा टोल लेती है गाइस। आपकी हेल्थ इज़ मेन प्रायोरिटी। तो मुझे लगता है अब ये टाइटल जीत गए हैं, अब इनको कम्पीट करने की और कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा है नेक्स्ट ईयर भी इनके लिए मुश्किल नहीं होगा इसको रिटेन करना, तो उस हिसाब से अब इनको एक लंबे गैप पे जाना चाहिए। आई थिंक 3-4 महीने का इनको बिल्कुल ऑफ लेके इस तरह से रेस्ट करना चाहिए, बिकॉज ही इज़ बिन कम्पीटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम गाइस। सैमसन को साइज़ की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इतना अच्छा ऑफ सीजन को लेने की ज़रूरत नहीं है। ही ओनली नीड्स कंडीशनिंग गाइस, अपनी बॉडी को रिफ्रेश करें और कंडीशनिंग और हार्डनेस पर ही एस्पेक्ट पर वर्क करें, और मेरे हिसाब से ये कर सकते हैं ये चीज़। आने वाले टाइम में और ज़्यादा इंप्रूव पैकेज हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। बाकी आप बताओ आप मेरी इस ओपिनियन से कितना अग्री करते हो। अब इसके बाद देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि एक गुड वीडियो की, एंड आई थिंक सिर्फ मैं नहीं गाइस बल्कि आप सब भी
हर एक बंदा इज सुपर एक्साइटेड टू सी गुडविटो द जाइंट ऑन अ प्रो शो कंपीटिंग अगेन गाइस, क्योंकि क्यों नहीं देखना चाहोगे आप। लास्ट ईयर की इनकी परफॉर्मेंसेज इतनी स्ट्रांग थी, 2 शोज में कंपीट करा, दोनों में ही बहुत सॉलिड पैकेज के साथ दिखाई दिए और सबका मुंह बंद करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी गुडविटो ने। एंड नाउ गाइस, अब देखो अपनी इस अपडेट के अंदर बता रहे हैं इनको ऑफ सीजन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा। क्रिस असीतो के साथ वर्क करते हुए गुडविटो ने बहुत ज़्यादा मसल मास अपने फ्रेम पर पैक ऑन कर लिया है। ही इज़ रियली लुकिंग मैसिव गाइस, बहुत ज़्यादा फीकियर और भी ज़्यादा हो गए हैं। एंड लुक एट द विथ गाइस, इनके शोल्डर्स की विथ, इनकी फुलनेस वगैरह कितनी ज़बरदस्त लग रही है, बिल्कुल 3D। आई मीन इट्स क्रेजी राइट। एनीवेज, एक गुडविटो के फैंस के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और वो ये कि गुडविटो ने इस पोस्ट के कैप्शन में ये भी बोल दिया कि मसल गेन करने का जो सीजन था, जो टाइम पीरियड था, वो अब खत्म हो गया है, रैप अप हो गया है और अब वो चैंपियनशिप सीजन की तरफ जा रहे हैं, यानी प्रेप वगैरह स्टार्ट करने वाले हैं। अब उनका फर्स्ट प्रो शो जो होगा इस सीजन का, जहां पर वो हमें कंप्लीट करते हुए दिखेंगे, वो है आर्नो क्लासिक ब्राजील। उसके बाद इन्होंने सेकंड शो का भी नाम लिया जो कि है पिट्सबर्ग प्रो, और फिर उसके बाद थर्ड शो जो इनकी लिस्ट में है वो है न्यूयॉर्क प्रो। और उसके बाद इन्होंने सबको थैंक्स बोला, अपने फैंस को, अपने कोचेस को और अपने स्पॉन्सर्स को, जो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हर एक शख्स को। एनीवेज गाइस, आर्नोल्ड ब्राजील, पिट्सबर्ग प्रो और न्यूयॉर्क प्रो, तीनों ही बड़े शोज हैं गाइस। कोई भी ऐसा साइड का या फिर वीक लाइनअप वाला शो नहीं है, या फिर जहां पर कम कंपेटिटर्स हों, कम हाइप हो, ऐसा कोई भी शो नहीं है, क्योंकि मार्टिन इज डूइंग पिट्सबर्ग प्रो एंड शायद निक वॉकर भी वहाँ हमें compete करते हुए दिखेंगे। क्रिजो न्यूयॉर्क प्रो में compete कर रहे हैं और ब्राज़ील में मुझे नहीं पता इस बार कौन compete कर रहे हैं, क्योंकि रफ़ाइल देखो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं और इसलिए मुझे नहीं लग रहा रफ़ाइल वहाँ पर compete करेंगे, वो एक ऑफ सीजन पे ही जाएंगे। बट मार्टिन और गुडविटो की बैटल गाइस, उसके बाद क्रिजो और गुडविटो की बैटल और फिर निक और गुडविटो की बैटल, तीनों ही ज़बरदस्त बैटल्स हमें देखने को मिलेंगी फॉर श्योर गाइस। ऑल 3 आर रियली बिग शोज़। सो एक तरह से ये क्लियर है, गुडविटो एक स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं कि मैं ऐसे वैसे क्वालिफाई नहीं करूंगा, चाहे मैं क्वालिफाई ना भी करूं, बट आई एम रियली कॉन्फिडेंट विद माई फिजिक, माई इंप्रूवमेंट्स, और उसी हिसाब से आई विल बैटल विद द टॉप एथलीट्स इन द टॉप लेवल शोज। तो वही है गाइस, ये एक बहुत स्ट्रांग चीज़ है, आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है, आपका सेल्फ बिलीव दिखाता है, प्लस बताता है कि आप सच में फील करते हो कि आप इस लेवल पर आने के पूरी तरीके से डिजर्विंग एथलीट हो। तो मेरे लिए गाइस, वीटो हैज़ द फिजिक जो किसी भी शो को जीत सकती है, आने वाले टाइम में मिस्टर ओलंपिया का टाइटल तक जीत सकती है, इतना ज़्यादा कैलिबर रखती है। लोअर बैक यस, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, बट मेरे हिसाब से गाइस, अगर आप देखोगे ना सारे एथलीट्स का ग्राफ, तो लोअर बैक इतना बड़ा इशू नहीं है। कुछ एथलीट्स पीछे की तरफ लीन करके अपनी बैक में, लोअर बैक में और ज़्यादा थिकनेस लेकर आते हैं। इवन क्रिस बमस्टेड भी यही करता है, तो काफ़ी ज़्यादा एथलीट्स ये करते हैं, तो ये चीज़ वो भी कर सकते हैं और इससे इनकी वो वीकनेस थोड़ी सी हाइड हो जाएगी। उसके अलावा देयर इज़ नोवेयर एल्स ही इज़ लैकिंग गाइस, ही इज़ अ मास मास्टर, एक बहुत ही अलग लेवल की जो शेप के साथ बहुत ही सुपीरियर मसल्स कैरी कर रहे हैं। तो आई एम रियली एक्साइटेड। आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो और किससे इनकी बैटल होते हुए देखने के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड हो। बाकी अब चले अगर नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है ब्रियॉन एशली की। एंड ब्रियॉन की इस लेटेस्ट फिजिक अपडेट के अंदर, इवन दो अभी इनका रीबाउंड फेज होना चाहिए था, बट ही इज लुकिंग इन अ रियली सॉलिड शेप गाइस। इवन दो देखो क्रिस रिटायर हो चुके हैं, ब्रियॉन ने अभी यही डिसाइड करा कि इनको रहना है और ज़्यादा compete करना है और ज़्यादा शोज़ में पार्टिसिपेट करना है। एंड इस अपडेट के अंदर बात करूँ तो कैप्शन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है ब्रियॉन एशली का। यहाँ पर ये कैप्शन में ब्रियॉन बोल रहे हैं, बिल्कुल सीट की एज पर बैठा हूँ मैं और इस बार कुछ बिल्कुल न्यू चीज़ डिलीवर करने वाला हूँ, उसके लिए तैयार हो रहा हूँ। मतलब एक न्यू पैकेज, एक न्यू डिवीजन या फिर अलग ही लेवल की इंप्रूवमेंट्स, एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की। नो वन नोज गाइज व्हाट दैट इज। आई गेस हम सबको वेट करना पड़ेगा टू विटनेस व्हाट ब्रियॉन मेंट इन दिस पोस्ट। बट मे बी गाइस ये शायद प्लान कर रहे हैं जल्दी ही compete करने हैं, क्योंकि अदरवाइज मुझे ऐसा कोई रीज़न समझ नहीं आता कि अपने रीबाउंड फेज में होने के बाद भी आप इतने ज़्यादा टाइट, इतने ज़्यादा ड्राई साइड पे दिखो। क्योंकि हम जानते हैं जैसे ही कोई भी एथलीट, स्पेशली ब्रियॉन एशली रीबाउंड फेज में जाते हैं गाइस, ये बहुत ज़्यादा बल्कियर साइड पे लगने लगते हैं, इनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वाटर होल्ड कर लेती है, काफ़ी सॉफ्ट साइड पे दिखने लग जाते हैं। बट यहाँ पर इट इज़ नॉट द केस गाइस। इन फैक्ट ही इज़ लुकिंग काइंड ऑफ स्मॉल एंड ड्राई टू इन दिस अपडेट। सो लेट्स सी व्हाट द प्लान इज। बट यहाँ पर आई स्टिल फील ये बहुत ही जल्दी हमें compete करते हुए दिखने वाले हैं किसी ना किसी शो में। आई थिंक आर्नो क्लासिक में भी हो सकता है compete करें। तो इवन दो मैं इनको मिस करता अगर रिटायर हो जाते, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी वही सही डिसीजन होता कि क्रिस के साथ ये भी रिटायरमेंट अनाउंस कर देते। एनीवेज अगर इसके बाद बात करेगा इस नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है जेहन ऑलराइट की। तो जेहन इस वक्त अपना पूरा फोकस गाइस अपनी बैक को इंप्रूव करने में कर रहे हैं। एंड लास्ट ईयर मिस्टर ओलंपिया में टॉप 10 में प्लेस करे थे, टॉप 10 इन्होंने क्रैक कर दिया था। उसके बाद लास्ट ईयर अभी वाले मिस्टर ओलंपिया की बात करूं तो आई डोंट नो व्हाई, क्या कमी रह गई। मे बी कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा टफ था कि इनके लिए टॉप 10 क्रैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। ही प्लेस्ड 11th प्लेस पे वहाँ पर, बट उसके बाद भी गाइस आई रियली सॉ नो वीकनेस इन हिज फिजिक। यस बैक थोड़ी और ब्रॉट अप हो सकती है, बट वो सबकी ही हो सकती है। वो कहते हैं ना, यू कैन नेवर हैव इनफ बैक, वही चीज़ है गाइस।
आप बैक कितनी भी ज़्यादा इंप्रूव कर लो वहाँ पर और ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो और ज़्यादा अच्छी लग सकती है। वैसे ही गाइज इसी चीज़ के लिए ही इज़ वर्किंग रियली हार्ड। I mean you can see all the details that are coming up, right? Just to let you know guys, अभी से ही क्वालिफाइड है मिस्टर ओलंपिया के लिए, क्योंकि अभी रिसेंट के ही किसी प्रो शो में इन्होंने कम्पीट करा था और वहाँ पर जीतकर क्वालिफाई कर लिया मिस्टर ओलंपिया के लिए। सो अनलेस एंड अनटिल इनका प्लान हो कम्पीट करने का और भी ज़्यादा, इनके पास बहुत अच्छा टाइम बच जाता है एक लॉन्ग और प्रोडक्टिव ऑफ सीजन को यूटिलाइज करने के लिए, लेने के लिए। और अभी रिसेंटली गाइज इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट एक सेमिनार हुआ था जहाँ पर जेहन वॉज सीन पोजिंग, एक काइंड ऑफ गेस्ट पोजिंग थी, एंड ट्रस्ट मी गाइज ही लुक्ड नट्स। आई मीन कोई स्टेज लाइटिंग यहाँ पर विजिबल नहीं थी, इतने ज़्यादा ये टैंड भी नहीं थे, इट वॉज अंडर द ओपन स्काई। एंड जिस तरह की कंडीशनिंग इनकी लग रही थी ना, मसल सेपरेशन और डिटेल वगैरह लग रही थी, दे वर फॉर श्योर नेल बाइटिंग। मतलब जेहन टोटली वॉज किलिंग इट, ही वॉज इंसेनली गुड। एंड एज द कैप्शन सेड ऑफ दिस पोस्ट गाइज, द बेस्ट एशियन क्लासिक फिजिक। तो इस बारे में आई रियली हैव नो डाउट, यस बेस्ट एशियन क्लासिक फिजिक के कैरी करते हैं। लेट्स सी इस सीज़न में, इस ऑफ सीज़न में अब जो प्रोडक्टिव सीज़न इनका होने वाला है वहाँ पर ये कितनी इंप्रूवमेंट्स करते हैं, या फिर उनको करने के लिए इनके पास वेट कैप भी बचता है या नहीं। बिकॉज एक वही चीज़ इनको रोक पाएगी, नहीं तो इंप्रूवमेंट्स का ग्राफ इनका भी बहुत ही सुपीरियर रहा है, बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट्स हमें कंसिस्टेंटली दिखा रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा होप है इनसे। अब देखो क्रिस बमस्टेड नहीं होंगे, एक दो प्लेसिंग ऊपर नीचे ज़रूर होंगी, तो यहाँ पर हो सकता है जेहन के चांसेस फिर से टॉप 10 क्रैक करने के पूरी तरीके से बन जाए। बाकी ये तो टाइम ही बताएगा। अब अगर चलें नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो इस अपडेट को मैं कवर करने का लास्ट 2-3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, बट मैं कवर नहीं कर पा रहा। ये है रीगन ग्राइम्स की। अब देखो रीगन ग्राइम्स 2025 के सीज़न के लिए अपनी इस कैप्शन के अंदर बताते हैं 2025 का सीज़न वुड नॉट डिसअपॉइंट, यानी कि 2025 का सीज़न इनको लगता है डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और यहाँ पर अपनी बैक अपडेट शेयर करते हैं। एंड जितना भी रीगन क्रिटिसाइज होगा गाइस, उनको कोई कुछ भी बोले, देयर इज नो डिनाइंग टू द फैक्ट कि रीगन के पास एक क्रेजी बैक है गाइस, एंड नॉट जस्ट बैक, इवन द हैमस्ट्रिंग। मतलब बैक पोज इनका पूरा कंप्लीट है, लेकिन फ्रंट से बहुत ज़्यादा लैग करते हैं। अब देखो यहाँ पर भी इनका वेट आपको मैं क्या ही बताऊँ, हमेशा सेम ही रहता है, 303-304 पाउंड्स के हैं ये। तो मतलब लोग इनको ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ट्रोल करने लगे, क्योंकि आप जानते हो एक ऑफ सीजन के अंदर लोग इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं और रीगन हमेशा पिछले 6-7 सालों से 300 पाउंड्स के हमें दिखते आ रहे हैं। तो यहाँ पर 303-304 पाउंड्स के हैं, लेकिन लोग इस तरह से ही बोल रहे हैं कि रीगन अभी बाथरूम जाएंगे और ही जस्ट इज़ गोइंग टू पूप, और वहाँ पर फिर से उनका वेट 300 पाउंड्स के आसपास आ जाएगा। और नेक्स्ट अपडेट में हमें यही बताएंगे कि मैं फिर से 300 पाउंड्स का हो गया हूँ। तो वही है गाइस, रीगन बोल तो रहे हैं कि 2025 डिसअपॉइंट नहीं करेगा। फैंस देखो इनमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है इनकी ऑफ सीजन प्रोग्रेस के साथ, हमेशा से एक ही जैसी रहती है। हमेशा से रीगन इतने ही बड़े दिखते हैं जितने कि अभी दिख रहे हैं ऑफ सीजन के अंदर। और आई थिंक माइलोस के साथ जितने भी एथलीट्स ने वर्क